भारत बांग्लादेश सीमा इस वक्त एक बार फिर सुर्खियों में है। सरहद से आ रही घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है और दोनों देशों के बीच तनाव को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सीमा पर बढ़ती गतिविधियों, सुरक्षा व्यवस्थाओं और हाल के घटनाक्रमों ने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आखिर सीमा पर ऐसा क्या हुआ कि हालात अचानक चर्चा का विषय बन गए? इसी पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे आज की इस विशेष रिपोर्ट में। हमारे इंडिया में नहीं, जहां से रस्सी बांध ले वो भी बनांत ले, अगर मेरी एरिया में आए पिटाई करे। ठीक है दोस्तों, 28 मई को बांग्लादेश ने बॉर्डर पर भारत की नई और अत्याधुनिक तार फेंसिंग को उखाड़कर फेंका है। तब से उसकी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अब बांग्लादेशी हुकूमत और वहां के सैन्य कमांडर सीधे अपने सैनिकों और स्थानीय उपद्रवियों को उकसाते हुए खुलेआम यह कहने लगे हैं कि सीमा पर भारत की तरफ से जो भी नए कंटीले तार लगाए जा रहे हैं वे सारे तार उखाड़कर फेंक दो, और अगर बीएसएफ के जवान तुम्हें रोकने की कोशिश करें तो उन्हें भी पकड़कर बांग्लादेश ले आओ। लेकिन दोस्तों, आज अगर एक छोटा सा पड़ोसी देश हमारे वीर जांबाज जवानों को पकड़ने की धमकी दे रहा है और हमें अपनी लाल आंखें दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें ऐतिहासिक रूप से गलती हमारी ही है। क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को जब भारत के वीर सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के खौफनाक जुल्मों से आजाद कराया था, तब अगर कूटनीति के पटल पर इसे एक नया देश बांग्लादेश न बनाकर पूर्वी बंगाल के नाम से हिंदुस्तान का ही एक नया राज्य बना दिया गया होता, तो आज हमें सरहद पर यह दिन बिल्कुल नहीं देखना पड़ता। लेकिन ढाका में बैठे रणनीतिकारों को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर बांग्लादेश आज चीन और पाकिस्तान की दी हुई भीख और सहारे पर कूद रहा है, तो उसे यह याद रखना चाहिए कि जो महान हिंदुस्तान उसे दुनिया के नक्शे पर आजादी दिला सकता है, जो देश अपनी ताकत के दम पर पूर्वी पाकिस्तान का वजूद मिटाकर बांग्लादेश बना सकता है, वही देश वक्त आने पर वापस बांग्लादेश से उसका नक्शा बदलकर उसे पूर्वी बंगाल बनाने की भी पूरी कुवत रखता है। पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश बीजिंग और इस्लामाबाद के इशारों पर भारत के खिलाफ जरूरत से ज्यादा आक्रामक होने की हिमाकत कर रहा है। इसलिए हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से यह बिल्कुल सही और सटीक समय है कि उसे उसकी असली जगह दिखाई जाए और भारत की वास्तविक सैन्य ताकत का एहसास कराया जाए। पूर्वी सरहद पर बढ़ते हुए इस भयंकर तनाव और उपद्रवियों की गुस्ताखी को देखते हुए नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम उठा लिया है। गृह मंत्रालय के सीधे आदेश पर भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के 60,000 घातक जवानों की एक पूरी फौज को तुरंत युद्ध स्तर पर सीमांत इलाकों के लिए रवाना कर दिया गया है। गृह मंत्री ने ऑन ड्यूटी कमांडरों को बेहद कड़े और साफ निर्देश दे दिए हैं कि सरहद पर जो कोई भी जिस भाषा में समझे उसे उसी की भाषा में बहुत बढ़िया से समझाओ। अगर समझाने के बाद भी वे सीधे रास्ते पर नहीं आते हैं, तो आगे उनके साथ क्या सलूक करना है, यह पूरी तरह सेना खुद ही तय करे। अब भारतीय सेना के काम करने के तरीके से तो आप और पूरा संसार बहुत अच्छे से वाकिफ है। अगर कोई लातों का भूत बातों से नहीं मानता, तो हमारी सेना की बंदूकें और उनके तोप किस तरह गरजते हैं, यह इतिहास गवाह है। पूरी उम्मीद है कि अगले 12 से 24 घंटों के भीतर हमारी सेना की यह विशाल टुकड़ी अंतरराष्ट्रीय सीमा के अलग अलग अति संवेदनशील मोर्चों पर पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी पोजीशन संभाल लेगी। आखिर 28 मई की उस घटना के बाद सरहद पर बांग्लादेशी सैनिकों ने ऐसी क्या साजिश रची? अमित शाह के इस 60,000 जवानों वाले चक्रव्यूह के बाद ढाका के वॉर रूम में किस तरह का सन्नाटा पसर गया है और अगले कुछ घंटों में पूर्वी सरहद पर क्या होने वाला है? आज की इस विशेष और हाई वोल्टेज रिपोर्ट में हम आपको जमीनी हकीकत के 11 पन्नों से रूबरू कराएंगे। अगर आप भी अपनी मातृभूमि की संप्रभुता और भारतीय सेना के इस महा एक्शन का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को तुरंत एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरी ताकत के साथ जय हिंद भारतीय सेना लिखना मत भूलिएगा। चलिए विस्तार से समझते हैं सरहद के इस पूरे घमासान की इन कैमरा क्रोनोलॉजी को। तो दोस्तों, अब सरहद पर मचे इस पूरे बवाल की असली जड़ और कड़वी हकीकत को बिल्कुल गहराई से समझते हैं। इसके लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा और चलना होगा इसी 28 मई की तारीख पर, जिसने इस पूरे अंतरराष्ट्रीय सीमा विवाद को एक बेहद खतरनाक मोड़ दे दिया। 28 मई की सुबह भारत बांग्लादेश सीमा के एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक इलाके में रोज की तरह शांति दिख रही थी। भारत सरकार और हमारे गृह मंत्रालय के कड़े निर्देशों के बाद बीएसएफ की निगरानी में वहां पर अत्याधुनिक स्मार्ट और एंटी कट कंटीले तारों की फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा था। यह फेंसिंग भारत के लिए इतनी जरूरी क्यों है, इसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। भारत बांग्लादेश की सरहद का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां से आए दिन अवैध घुसपैठ, तस्करी और राष्ट्र विरोधी तत्वों की मूवमेंट होती रहती है।
इसी पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए भारत वहां लोहे और कंक्रीट की मजबूत दीवार खड़ी कर रहा था। लेकिन सीमा पर बैठे बांग्लादेश के सैन्य हुक्मरानों और वहां के कुछ कट्टरपंथी उपद्रवियों को भारत की यह सुरक्षा व्यवस्था फूटी आंख नहीं सुहा रही थी। उन्हें लग रहा था कि अगर भारत ने इस पूरे पैच पर मजबूत फेंसिंग का काम पूरा कर लिया तो उनके जरिए पाले जा रहे तस्करों और उपद्रवियों का धंधा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसी बौखलाहट में आकर 28 मई को बांग्लादेश की तरफ से भारी तादाद में आए स्थानीय उपद्रवियों ने, जिन्हें वहां के स्थानीय सुरक्षा बलों का पूरा बैकअप हासिल था, हमारी सीमा के करीब आकर भारी हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते उस उग्र भीड़ ने भारत की तरफ से लगाए जा रहे नए और कीमती कंटीले तारों पर हमला बोल दिया। उन्होंने न सिर्फ सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि हमारी सरहद के भीतर घुसने की हिमाकत करते हुए उन नए लगे तारों को उखाड़कर जमीन पर फेंक दिया। उस वक्त हमारे बीएसएफ के जवानों ने बेहद संयम और कूटनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए स्थिति को और ज्यादा बिगड़ने से रोका और फ्लैग मीटिंग के जरिए शांति बहाल करने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, भारत की इस शराफत और संयम को सीमा पार बैठे लोगों ने हमारी सबसे बड़ी कमजोरी समझ लिया। 28 मई की इस घटना के बाद से बांग्लादेश के उन कट्टरपंथी तत्वों और वहां के फ्रंटलाइन सैन्य अफसरों की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वे अब सीधे तौर पर भड़काऊ बयानबाजी पर उतर आए हैं। अब वहां के कमांडर अपने सैनिकों और सीमांत इलाकों में रहने वाले उपद्रवियों को सरेआम यह फरमान सुना रहे हैं कि सरहद पर जितने भी नए तार लगाए जा रहे हैं उन सारे तारों को उखाड़कर फेंक दो, और अगर भारतीय सेना या बीएसएफ तुम्हें रोकने आए तो उन्हें भी पकड़कर हमारे इलाके में ले आओ। यह धमकी सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर संप्रभु भारत की सुरक्षा और हमारे जांबाज सैनिकों को खुला चैलेंज है। लेकिन ढाका में बैठे हुक्मरान शायद भूल रहे हैं कि उनकी इस हरकत ने अब दिल्ली के सब्र का बांध पूरी तरह से तोड़ दिया है। 28 मई को जो गलती उन्होंने तारों को उखाड़कर की थी, उसका अंतिम और सबसे भयानक हिसाब चुकता करने का समय अब बिल्कुल नजदीक आ चुका है। दोस्तों, आज अगर एक छोटा सा देश हमारे सामने खड़े होकर हमें आंखें दिखाने की जुर्रत कर रहा है, हमारे जवानों को पकड़ने का खुला आदेश दे रहा है, तो हमें आत्ममंथन करना होगा। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखना होगा कि आखिर हमसे कूटनीति के पटल पर ऐसी कौन सी चूक हुई थी जिसकी सजा आज हमारी सरहदें भुगत रही हैं। याद कीजिए 16 दिसंबर 1971 का वो ऐतिहासिक दिन, जब भारतीय सेना के पराक्रम के सामने पाकिस्तान के 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे। यह दुनिया के सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। हमारे वीर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर पूर्वी पाकिस्तान के निर्दोष लोगों को उस खौफनाक जुल्म से आजादी दिलाई थी। कायदे से देखा जाए तो जिस जमीन को हमारे सैनिकों ने अपने खून से सींचकर आजाद कराया था, उस वक्त की तत्कालीन सरकार को एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लेना चाहिए था। अगर 1971 की उस ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद उस भूभाग को एक नया देश बांग्लादेश न बनाकर सीधे पूर्वी बंगाल के नाम से अखंड भारत का एक नया राज्य घोषित कर दिया गया होता, तो आज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और ही होता। न तो आज हमारे टैक्स पेयर्स का अरबों रुपया इस पूर्वी सरहद पर फेंसिंग लगाने में खर्च होता, न ही सीमा पार से होने वाली घुसपैठ का कोई सिरदर्द होता, और न ही आज कोई हमारी बीएसएफ को आंखें दिखाने की हिम्मत कर पाता। यह एक ऐसी ऐतिहासिक भूल थी जिसका खामियाजा हमारी आज की पीढ़ियां भुगत रही हैं। लेकिन ढाका में बैठी वर्तमान हुकूमत को यह बात बहुत अच्छे से और साफ साफ समझ लेनी चाहिए कि इतिहास बदला जरूर जा सकता है, लेकिन भूगोल को दोबारा लिखने की ताकत आज भी सिर्फ हिंदुस्तान के पास ही है। अगर बांग्लादेश यह सोच रहा है कि वह भारत की शराफत का फायदा उठाकर हमेशा बचता रहेगा, तो वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। जो देश अपनी सैन्य शक्ति और अदम्य साहस के बल पर पूर्वी पाकिस्तान का नामोनिशान मिटाकर बांग्लादेश का निर्माण करवा सकता है, उस महाशक्ति के लिए आज के दौर में वापस बांग्लादेश का नक्शा बदलकर उसे पूर्वी बंगाल में तब्दील करना कोई बहुत बड़ा या नामुमकिन काम नहीं है। भारत ने हमेशा पड़ोसी धर्म निभाया है, लेकिन अगर हमारी पीठ पीछे बार बार धोखा दिया जाए तो नया भारत पुराने पन्नों को पलटने में तनिक भी संकोच नहीं करेगा। अब वक्त आ चुका है कि सीमा पर बैठे उन तमाम भारत विरोधी रणनीतिकारों को उनकी असली औकात और भारत की वास्तविक सैन्य क्षमता का एहसास कराया जाए। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि अचानक बांग्लादेश की हिम्मत इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई कि वह हमारी सरहद पर आकर ऐसी दुस्साहसिक वारदातों को अंजाम देने लगा है। अगर आप इसके पीछे के जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक चक्रव्यूह को समझेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि इसके पीछे ढाका का अपना दिमाग नहीं है। इसके पीछे असल हाथ बीजिंग और इस्लामाबाद का है, जो पिछले कुछ समय से बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर यानी परोक्ष युद्ध के रूप में करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं।
खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पिछले कई महीनों से बांग्लादेश के भीतर सक्रिय कट्टरपंथी संगठनों और वहां के कुछ सैन्य अधिकारियों को भारी फंडिंग और हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। चीन का मकसद बहुत साफ है। वह चाहता है कि भारत अपनी पूरी ताकत और ध्यान लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर केंद्रित न कर सके, इसलिए वह भारत को पूर्वी मोर्चे पर उलझाकर रखना चाहता है। इसी इशारे पर आकर बांग्लादेश ने 28 मई को हमारी फेंसिंग को निशाना बनाया, लेकिन वे ये भूल गए कि जब बात राष्ट्र की अखंडता पर आती है तो भारत किसी भी मोर्चे पर ढिलाई नहीं बरतता। सीमा पर रची जा रही इसी बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश को भांपते हुए नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बिना एक पल की देरी किए देश का सबसे बड़ा सैन्य पासा फेंक दिया है। इस समय की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर यह है कि गृह मंत्रालय के सीधे आदेश पर भारतीय सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों के 60,000 से ज्यादा घातक और पूरी तरह हथियारों से लैस जवानों को पूर्वी सरहद पर तैनात किया जा चुका है। यह कोई सामान्य तैनाती नहीं है। इस टुकड़ी में सेना के उन घातक कमांडो और जवानों को शामिल किया गया है जो किसी भी विषम परिस्थिति में दुश्मन के छक्के छुड़ाने में माहिर हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने फ्रंटलाइन पर मोर्चा संभाल रहे भारतीय कमांडरों को जो निर्देश दिए हैं वे आज के नए भारत की बदलती सैन्य नीति को साफ साफ बयां करते हैं। उन्होंने साफ और कड़े शब्दों में ऑन ड्यूटी अधिकारियों से कहा है कि अब फ्लैग मीटिंग बुलाने या कागजी विरोध दर्ज कराने का समय पूरी तरह खत्म हो चुका है। सरहद पर जो कोई भी बाती और एक जिस भाषा में समझे उसे उसी की भाषा में बहुत बढ़िया तरीके से समझाओ। अगर समझाने के बाद भी वे सीधे रास्ते पर नहीं आते हैं तो आगे उनके साथ क्या सलूक करना है यह पूरी तरह सेना खुद ही तय करे। सेना को मिली इस खुली छूट का मतलब आप और पूरी दुनिया बहुत अच्छे से समझती है। जब हमारी सेना को फ्री हैंड मिलता है तो वह सरहद पार बैठे दुश्मनों के बंकरों और उनकी चौकियों का क्या हाल करती है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक अगले 12 से 24 घंटों के भीतर हमारी सेना की यह विशाल और आधुनिक टुकड़ी भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अलग अलग अति संवेदनशील और रणनीतिक मोर्चों पर पूरी तरह से अपना मोर्चा संभाल लेगी। इसके बाद अगर सीमा पार से 1 इंच भी धागे को हिलाने की कोशिश की गई तो उसका अंजाम ढाका की हुकूमत को भुगतना होगा। तो दोस्तों 28 मई की उस फेंसिंग वाली घटना से लेकर आज सीमा पर मचे इस पूरे घमासान तक पूरी कहानी बिल्कुल साफ हो चुकी है। आज का नया भारत अपने आत्मसम्मान, अपनी सीमाओं की संप्रभुता और अपने वीर जवानों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की इजाजत दुनिया के किसी भी देश को नहीं दे सकता। चीन और पाकिस्तान के नापाक इशारों पर आकर जिस तरह बांग्लादेश ने हमारी सरहद पर कंटीले तारों को उखाड़ने और हमारे जवानों को पकड़ने की धमकी देने का दुस्साहस किया है, उसने दिल्ली के सब्र का बांध पूरी तरह से तोड़ दिया है। 1971 की उस ऐतिहासिक भूल ने हमें जो भी जख्म दिए हों, लेकिन आज का भारत अपनी सुरक्षा नीतियों को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमांत इलाकों में भेजी गई 60,000 जवानों की यह महासेना और उन्हें दिया गया फ्री हैंड यानी पूरी छूट इस बात का जीता जागता सबूत है कि अब भारत केवल कागजी विरोध दर्ज नहीं कराएगा। अगले कुछ घंटों में जब हमारी सेना सरहद के कोने कोने पर अपना मोर्चा पूरी तरह संभाल लेगी, तब सीमा पार बैठे हर एक उपद्रवी और रणनीतिकार को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हिंदुस्तान से टकराने का अंजाम क्या होता है। जो देश बनाना जानता है वह सरहद पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करना भी बहुत अच्छे से जानता है। रात के लगभग 2 बजे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े शीर्ष अधिकारियों की एक विशेष बैठक शुरू हुई। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति के सामने अलग अलग रिपोर्टें थीं। कहीं संदिग्ध संचार गतिविधियों का विवरण था, कहीं सीमा के आसपास बढ़ी हुई हलचल का विश्लेषण, तो कहीं उन वित्तीय नेटवर्कों का ब्यौरा जिनके जरिए अज्ञात तत्वों तक पैसा पहुंचाया जा रहा था। घंटों तक चली चर्चा के बाद एक बात साफ हो गई कि सीमा पर जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे केवल स्थानीय स्तर की गतिविधियां नहीं थीं। कुछ ताकतें पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने की कोशिश कर रही थीं। उधर सीमांत इलाकों में तैनात जवानों को नई जिम्मेदारियां सौंपी जा रही थीं। हर चौकी पर निगरानी बढ़ा दी गई थी। आधुनिक तकनीक, ड्रोन और संचार प्रणालियों का इस्तेमाल तेज कर दिया गया था। अधिकारियों का मानना था कि आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, इसलिए किसी भी सूचना को हल्के में नहीं लिया जा रहा था। इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। खुफिया एजेंसियों को संकेत मिले कि सीमा के दोनों ओर अफवाहों का एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो चुका है। सोशल मीडिया, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और स्थानीय संपर्कों के जरिए ऐसी सूचनाएं फैलाई जा रही थीं जिनका उद्देश्य लोगों के बीच अविश्वास और तनाव बढ़ाना था। यह केवल जमीन पर नहीं बल्कि सूचना के मोर्चे पर भी लड़ी जा रही लड़ाई थी। नई दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों ने तुरंत फैसला लिया कि जवाब केवल सुरक्षा के स्तर पर नहीं बल्कि सूचना के स्तर पर भी दिया जाएगा। कई एजेंसियों को समन्वित अभियान चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उद्देश्य स्पष्ट था, गलत सूचना को रोकना,
अफवाहों का पर्दाफाश करना और वास्तविक स्थिति को लोगों तक पहुंचाना। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे कहानी और जटिल होती चली गई। कुछ ऐसे नाम सामने आने लगे जो पहली नजर में साधारण लगते थे, लेकिन उनके संपर्कों का दायरा बेहद बड़ा था। अधिकारियों को शक था कि कुछ समूह क्षेत्रीय अस्थिरता से लाभ उठाना चाहते हैं। उनके लिए तनाव एक अवसर था और शांति सबसे बड़ी बाधा। इसी दौरान सीमा के पास रहने वाले स्थानीय लोगों ने भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उन्होंने कुछ असामान्य गतिविधियों की ओर इशारा किया जिन पर पहले किसी का ध्यान नहीं गया था। सुरक्षा एजेंसियों ने इन सूचनाओं को गंभीरता से लिया और कई इलाकों में विशेष निगरानी शुरू कर दी। धीरे धीरे घटनाओं की परतें खुलने लगीं। कुछ दिनों बाद एक और महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बार चर्चा का केंद्र केवल सुरक्षा नहीं बल्कि दीर्घकालिक रणनीति थी। अधिकारियों का मानना था कि सीमाओं की रक्षा केवल सैनिकों के भरोसे नहीं की जा सकती। इसके लिए मजबूत बुनियादी ढांचा, आधुनिक तकनीक, स्थानीय समुदायों का सहयोग और लगातार सतर्कता जरूरी है। इसलिए कई नई योजनाओं पर काम शुरू किया गया। उधर मीडिया में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। कोई बड़े कदम की संभावना जता रहा था तो कोई कूटनीतिक पहल की चर्चा कर रहा था। लेकिन वास्तविक निर्णय लेने वाले लोग पूरी तरह शांत थे। उनका ध्यान केवल तथ्यों पर था। वे जानते थे कि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। समय बीतने के साथ स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। कई संदिग्ध गतिविधियों का पर्दाफाश हुआ, कुछ नेटवर्क निष्क्रिय किए गए, कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई गईं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सुरक्षा एजेंसियों ने बिना शोर मचाए अपना काम जारी रखा और जमीन पर स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जांच के दौरान मिले कुछ सुराग ऐसे थे जो क्षेत्रीय राजनीति से कहीं आगे तक जाते दिखाई दे रहे थे। कुछ दस्तावेज, कुछ संचार रिकॉर्ड और कुछ वित्तीय लेन देन ऐसे सवाल खड़े कर रहे थे जिनका जवाब अभी बाकी था। अधिकारियों को महसूस हो रहा था कि वे केवल एक घटना नहीं बल्कि एक बड़े तंत्र के सामने खड़े हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली अध्याय तो अब शुरू होने वाला था। सीमा पर दिखाई देने वाली गतिविधियों के पीछे जो परतें धीरे धीरे खुल रही थीं, उन्होंने राजधानी में बैठे रणनीतिकारों की चिंता बढ़ा दी थी। शुरुआती जांच में जो कुछ सामने आया था वह केवल एक चेतावनी थी। वास्तविक तस्वीर उससे कहीं अधिक जटिल और दूरगामी दिखाई दे रही थी। कई एजेंसियों के अधिकारियों को अब यह महसूस होने लगा था कि वे किसी एक घटना की जांच नहीं कर रहे हैं बल्कि एक ऐसे नेटवर्क का सामना कर रहे हैं जिसकी जड़ें कई देशों, कई संगठनों और कई वर्षों पुरानी गतिविधियों तक फैली हो सकती हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों की एक और उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। इस बार बैठक का एजेंडा केवल सीमा सुरक्षा नहीं था। मेज पर रखी फाइलों में साइबर गतिविधियों के रिकॉर्ड, संदिग्ध वित्तीय लेन देन, डिजिटल संचार और कुछ ऐसे दस्तावेज मौजूद थे जिन्होंने जांच को पूरी तरह नई दिशा दे दी थी। अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि आखिर किसे इस पूरे तनाव से लाभ मिलने वाला था। हर रणनीतिक विश्लेषण अंततः उसी सवाल पर आकर रुक रहा था। इसी दौरान एक विशेष जांच दल को कुछ ऐसे सर्वर और डिजिटल खातों का पता चला जिनका उपयोग लंबे समय से गलत सूचनाएं फैलाने के लिए किया जा रहा था। इन खातों से लगातार ऐसे संदेश प्रसारित किए जाते थे जिनका उद्देश्य विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास पैदा करना और सीमावर्ती क्षेत्रों में अस्थिरता बढ़ाना था। जांचकर्ताओं के लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इन डिजिटल गतिविधियों के संचालन का तरीका अत्यंत पेशेवर था। यह किसी छोटे समूह का काम नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ सीमा के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों से भी लगातार जानकारी एकत्र की जा रही थी। कई ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में कुछ अज्ञात लोग क्षेत्र में देखे गए थे जो स्थानीय हालात, मार्गों और सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में असामान्य रुचि दिखा रहे थे। इन सूचनाओं को पहले सामान्य माना गया था, लेकिन अब जब उन्हें अन्य खुफिया इनपुट्स के साथ जोड़ा गया तो उनकी अहमियत अचानक बढ़ गई। कुछ दिनों बाद जांच एजेंसियों को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली। एक संदिग्ध संचार नेटवर्क का पता चला जो कई अलग अलग स्थानों से संचालित हो रहा था। यह नेटवर्क सीधे किसी राजनीतिक संगठन या सरकारी इकाई से जुड़ा हुआ प्रतीत नहीं होता था, लेकिन इसके संचालन में अत्यधिक संसाधनों का उपयोग किया जा रहा था। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि इसके पीछे पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी समर्थन मौजूद था। इन खुलासों के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी रणनीति बदल दी। अब लक्ष्य केवल घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना नहीं था बल्कि उन स्रोतों तक पहुंचना था जहां से पूरी गतिविधि संचालित हो रही थी। इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों, खुफिया अधिकारियों और क्षेत्रीय विश्लेषकों की संयुक्त टीमें बनाई गईं। हर नई सूचना को तुरंत विभिन्न स्रोतों से मिलान किया जाता और फिर उस पर कार्रवाई की जाती। इसी बीच एक अप्रत्याशित मोड़ सामने आया। जांचकर्ताओं को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिनमें कई वर्षों से चल रही गतिविधियों का उल्लेख था। इन दस्तावेजों से संकेत मिल रहा था कि क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें अचानक शुरू नहीं हुई थीं। इसके पीछे
एक लंबी रणनीतिक योजना काम कर रही थी जिसका उद्देश्य धीरे धीरे अविश्वास, भ्रम और तनाव का वातावरण बनाना था। राजधानी में बैठे नीति निर्माताओं के लिए यह जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि समस्या केवल सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। इसके प्रभाव आर्थिक, सामाजिक और कूटनीतिक स्तर तक पहुंच सकते थे। इसलिए सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच समन्वय और बढ़ाने का निर्णय लिया। उधर मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए थे। कई विदेशी विश्लेषक इस बात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर क्षेत्र में अचानक इतनी गतिविधि क्यों बढ़ गई है। कुछ इसे स्थानीय मुद्दा मान रहे थे, जबकि कुछ इसे व्यापक रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बता रहे थे। लेकिन किसी के पास पूरी तस्वीर नहीं थी। इसी दौरान एक अनुभवी अधिकारी ने बैठक में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उनका कहना था कि किसी भी आधुनिक संघर्ष की सबसे बड़ी लड़ाई जमीन पर नहीं बल्कि सूचना और धारणा के स्तर पर लड़ी जाती है। यदि लोग भ्रमित हो जाएं, यदि संस्थाओं पर भरोसा कमजोर पड़ जाए और यदि अफवाहें तथ्यों से अधिक प्रभावशाली हो जाएं, तो बिना किसी प्रत्यक्ष टकराव के भी बड़ा नुकसान किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण ने पूरी रणनीति को प्रभावित किया। अब केवल सुरक्षा उपायों पर नहीं बल्कि जन जागरूकता, सूचना सत्यापन और स्थानीय संवाद पर भी जोर दिया जाने लगा। विभिन्न एजेंसियों ने मिलकर ऐसे तंत्र विकसित किए जिनका उद्देश्य गलत सूचनाओं की पहचान करना और उन्हें समय रहते चुनौती देना था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे यह स्पष्ट हो रहा था कि कई घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। अलग अलग स्थानों पर हुई गतिविधियां, विभिन्न डिजिटल अभियानों का समय और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन एक बड़े पैटर्न की ओर संकेत कर रहे थे। हालांकि अभी भी कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर मिलने बाकी थे। एक रात जांच टीम को एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरे अभियान को नई गति दे दी। यह सुराग एक पुराने संचार रिकॉर्ड से जुड़ा था जिसे पहले महत्वहीन मानकर अलग रख दिया गया था। लेकिन गहन विश्लेषण में पता चला कि वही रिकॉर्ड कई अन्य घटनाओं के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। इसके बाद जांच का फोकस पूरी तरह बदल गया। अब टीमों को विश्वास होने लगा था कि वे उस केंद्रीय बिंदु के करीब पहुंच रही हैं जहां से पूरी गतिविधि नियंत्रित की जा रही थी। लेकिन साथ ही जोखिम भी बढ़ रहा था। जितना अधिक वे सच्चाई के करीब पहुंचते, उतनी ही अधिक संभावना थी कि विरोधी पक्ष अपने निशान मिटाने की कोशिश करेगा। आने वाले दिनों में क्या होगा यह कोई नहीं जानता था, लेकिन इतना स्पष्ट था कि घटनाओं की गति तेज हो चुकी थी। हर नई जानकारी एक नए प्रश्न को जन्म दे रही थी। हर उत्तर के पीछे एक और रहस्य छिपा हुआ था। और इसी रहस्य के बीच राजधानी की एक सुरक्षित इमारत में आधी रात को अचानक एक अलर्ट बज उठा। स्क्रीन पर उभरा संदेश केवल कुछ शब्दों का था, लेकिन उसे पढ़ते ही कमरे में मौजूद सभी अधिकारियों के चेहरे गंभीर हो गए। उन्हें एहसास हो गया कि जिस घटना का उन्हें महीनों से डर था, उसकी शुरुआत शायद अब हो चुकी थी। उस संदेश के बाद कमरे में कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक वरिष्ठ अधिकारी ने धीरे से कहा, अब खेल अगले चरण में प्रवेश कर चुका है। तो दोस्तों, सीमा पार से मिली इस गीदड़ भभकी के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय सेना के इस 60,000 जवानों वाले महाचक्रव्यूह और कड़े पलटवार पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अब समय आ गया है कि हमारी सेना सरहद पर दुश्मनों को उनकी असली औकात याद दिलाए? इस कड़े और अभूतपूर्व पलटवार ने बांग्लादेशी सेना के हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए। तो दोस्तों, आधी रात को बीएसएफ द्वारा चलाए गए उस बिजली जैसे तेज ऑपरेशन और बांग्लादेशी सेना के 2 बड़े कमांडरों को सीधे सरहद से उठाए जाने की खबर जैसे ही सुबह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और ढाका के सैन्य मुख्यालय में गूंजी, वैसे ही पूरे पड़ोसी देश में कोहराम मच गया। जिस घमंड में आकर वहां के उपद्रवियों ने हमारे 4 जांबाज जवानों पर हाथ डालने की जुर्रत की थी, भारत के ऑन दी स्पॉट और बेहद कड़े पलटवार ने उनके उस पूरे घमंड को 24 घंटे के भीतर मिट्टी में मिलाकर रख दिया। जमीनी सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक इस समय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पूरी तरह आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। वहां की तारिक रहमान सरकार के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। आनन फानन में ढाका के मुख्य सैन्य और प्रशासनिक मुख्यालय में एक बेहद हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी के महानिदेशक, खुफिया एजेंसियों के आलाधिकारी और कार्यवाहक सरकार के शीर्ष मंत्रियों को तलब किया गया है। बांग्लादेशी जनरलों के बीच इस समय इस बात को लेकर खलबली मची है कि जो भारत अब तक ऐसी घटनाओं पर फ्लैग मीटिंग बुलाता था या कूटनीतिक विरोध दर्ज कराता था, उसने इस बार बिना किसी औपचारिकता के सीधे उनके कमांडरों को ही सर्जिकल कस्टडी में कैसे ले लिया। ढाका के रणनीतिकार पूरी तरह बैकफुट पर हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत के इस नए और आक्रामक तेवर का सामना कैसे किया जाए। लेकिन कहानी का असली और सबसे दमदार मोड़ तो हमारी अपनी राजधानी नई दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हलचल सिर्फ ढाका में नहीं है, बल्कि इस समय दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक बेहद गोपनीय और महाचक्रव्यूह रचा जा चुका है।
भारत के गृह मंत्रालय ने बिना एक पल की देरी किए इस पूरे मामले की कमान अपने हाथों में ले ली है। इस समय दिल्ली में एक हाई स्टेक्स आपातकालीन बैठक चल रही है, जिसकी गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक ही टेबल पर मौजूद हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख लगातार सीमांत इलाकों से आ रही पल पल की लाइव इनपुट स्कोर टीम के सामने रख रहे हैं। दिल्ली के इस फैसले से बांग्लादेश की हुकूमत को एक बेहद कड़ा, सीधा और आखिरी अल्टीमेटम भिजवा दिया गया है। भारत ने बिना किसी लाग लपेट के दो टूक शब्दों में ढाका को संदेश दे दिया है कि जब तक हमारे 4 जांबाज जवान पूरी तरह सुरक्षित, सम्मानपूर्वक और बिना किसी खरोंच के भारतीय सीमा के भीतर वापस नहीं आ जाते, तब तक भारत की कस्टडी में मौजूद उनके दोनों बड़े कमांडरों को किसी भी कीमत पर रिहा नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर हमारे जवानों को तनिक भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो इसके गंभीर और बेहद विनाशकारी परिणाम बांग्लादेश की सेना को भुगतने होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी कमान की भारतीय सेना और वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी पूरी तरह से हॉट मोड यानी हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि अगर सरहद पर स्थिति थोड़ी भी बिगड़ती है तो हमारी सेना बीएसएफ को तुरंत और बेहद घातक बैकअप दे सके। यह पूरी कोर टीम मिलकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पल पल की ब्रीफिंग दे रही है और पीएम मोदी खुद इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली का यह साफ और कड़ा रुख यह साबित करता है कि आज का नया भारत अपने जवानों की सुरक्षा और देश की संप्रभुता के सम्मान से खिलवाड़ करने की इजाजत दुनिया की किसी भी ताकत को नहीं देगा। तो दोस्तों, दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद हमारी खुफिया एजेंसियों रॉ और आईबी और बीएसएफ के आलाधिकारियों ने अपनी कस्टडी में लिए गए उन दोनों बांग्लादेशी सेना के कमांडरों से पूछताछ का सिलसिला और तेज कर दिया है। एक बेहद सुरक्षित और सीक्रेट मिलिट्री लोकेशन पर इन दोनों कमांडरों को आमने सामने बैठाकर जब हमारे अधिकारियों ने कड़ाई से सवाल दागने शुरू किए तो उनके हलक से जो सच निकलकर बाहर आया है उसने सीमा पर रचे जा रहे एक बहुत बड़े और खतरनाक चक्रव्यूह का पर्दाफाश कर दिया है। शुरुआती इनपुट्स और खुफिया सूत्रों से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक इन दोनों बांग्लादेशी कमांडरों ने यह कबूल किया है कि बीती रात भारतीय सीमा के भीतर गश्त कर रहे हमारे 4 जवानों को घेरना कोई अचानक हुआ हादसा या स्थानीय झड़प नहीं थी। इसके पीछे ढाका में बैठे कुछ बेहद कट्टरपंथी और भारत विरोधी सैन्य रणनीतिकारों का हाथ था। उन्होंने जानबूझकर कल रात के खराब मौसम, भारी मूसलाधार बारिश और शून्य विजिबिलिटी का फायदा उठाने का आदेश दिया था। साजिश यह थी कि भारत के जवानों को अपनी कस्टडी में लेकर नई दिल्ली पर एक बड़ा कूटनीतिक दबाव बनाया जाए, ताकि भारत पूर्वी सरहद पर जो तेजी से स्मार्ट फेंसिंग और एंटी कट कंटीले तारों का जाल बिछा रहा है उस काम को किसी भी तरह रुकवाया जा सके। लेकिन इन दोनों आकाओं को इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उनका पाला आज के नए भारत से पड़ा है। जब उन्हें बताया गया कि उनके इस दुस्साहस के जवाब में बीएसएफ ने बिजली की रफ्तार से काउंटर ऑपरेशन चलाकर खुद उन्हें ही उठा लिया है, तो इन दोनों कमांडरों के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। इस समय भारतीय एजेंसियां उनसे हमारे चारों वीर जवानों की सटीक लोकेशन उगलवाने में जुटी हैं कि उन्हें इस समय बांग्लादेशी सेना ने किस खुफिया बेस या चौकी पर बंधक बनाकर रखा है। वहीं दूसरी तरफ इस बड़े खुलासे के बाद भारत सरकार ने सरहद पर सुरक्षा का ऐसा महाचक्रव्यूह रच दिया है जिसकी कल्पना भी बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी ने नहीं की होगी। गृह मंत्रालय के सीधे आदेश पर भारत बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के उस पूरे संवेदनशील पैच को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। बीएसएफ की अतिरिक्त टुकड़ियों और स्पेशल क्विक रिएक्शन टीम यानी क्यूआरटी के कमांडो को बख्तरबंद गाड़ियों के साथ फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया गया है। सीमा पर गश्त की फ्रीक्वेंसी को अचानक 3 गुना बढ़ा दिया गया है और अब हमारे जवानों को साफ और कड़े निर्देश हैं कि सीमा पार से अगर 1 इंच भी संदिग्ध हलचल दिखाई दे तो बिना किसी फ्लैग में पूर्वी सरहद पर यह घेराबंदी और दबाव ऐसे ही बरकरार रहेगा और बांग्लादेश का कोई भी पैंतरा इस बार काम नहीं आने वाला। तो दोस्तों, बीती रात पूर्वी सरहद पर जो कुछ भी हुआ और उसके बाद दिल्ली से लेकर ढाका तक जो महामंथन चल रहा है उससे आज की तारीख में एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी है। आज का नया भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा और अपने जांबाज जवानों के सम्मान को लेकर रत्ती भर भी समझौता करने के मूड में नहीं है। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे जोश और देशभक्ति के साथ जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी सेना के इस अदम्य साहस और देश की अखंडता से जुड़ी हमारी ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई हो तो फ्रंटलाइन पर तैनात हमारे जांबाज सपूतों के सम्मान में इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देश की सुरक्षा, डिफेंस और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति से जुड़ी ऐसी ही और भी धमाकेदार, कड़क और पूरी तरह से प्रामाणिक अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।
मिलते हैं आपसे अगले एक और बेहद कड़क और रणनीतिक वीडियो में। तब तक के लिए पूरे जोश के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे साथ बुलंद आवाज में कहिए, जय हिंद, जय भारत।